टॉपिक है हमारा जो 6th लेक्चर स्टार्ट है और ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है चैप्टर नंबर 2 का, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद जो है ये स्टडी किया जाएगा। रदरफोर्ड के आप लोगों ने डिफेक्ट्स देखे थे और उसमें डिफेक्ट्स में हमने देखा था कि जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल क्रिएट किया था उसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी। कि रदरफोर्ड ने हमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो फॉल हो जाते हैं न्यूक्लियस में। ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, दे इमिट और रिलीज एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। ये रदरफोर्ड का एक डिफेक्ट था। तो इसी डिफेक्ट्स को लेते हुए एक दूसरा साइंटिस्ट था, नील बोहर उसका नेम था। और नील बोहर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, नील बोहर जो था वो स्टूडेंट था रदरफोर्ड का और उसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को देखते हुए अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो यहाँ पर हम जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट साइंटिस्ट, और हर साइंटिस्ट जो है वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो रदरफोर्ड के डिफेक्ट की वजह से नील बोहर ने इस मॉडल की करेक्शन की और उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इमिट और रिलीज नहीं करते। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये कहता है जी, नील बोहर 1913 में उसने प्रेजेंट किया था मॉडल को, जिसको हमने नाम दे दिया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये एमसीक्यू के तौर पे भी आपसे पूछा जाता है, व्हेन नील्स बोहर प्रेजेंटेड हर मॉडल। तो ये उसने 1913 में अपने मॉडल को प्रेजेंट किया और उसी के नाम से उस मॉडल को नाम दे दिया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि ये स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड था और उसने प्रेजेंट किया था मॉडल्स ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स के बेसिस पर नील बोहर ने इस मॉडल को जो है वो आगे प्रोसीड करवाया और रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया उसके डिफेक्ट्स की वजह से। अब वो कहते हैं बोहर से जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया उसकी बेस क्या थी, उसने बेस बनाया क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने बेस किसको बनाया, इस मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए उसने बेस बनाया क्वांटम थ्योरी को। सो फाउंडेशन ऑफ द एटॉमिक मॉडल ऑफ नील बोहर इज क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्वांटम थ्योरी क्या थी। ये फिजिक्स से रिलेटेड बेटा थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, और ये बेसिकली जो है वो लाइट से रिलेटेड है थ्योरी। और इसको प्रेजेंट किसने किया था क्वांटम थ्योरी को, मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था जो कि लाइट के ऊपर स्टडी करता था और उसने लाइट के ऊपर स्टडी करते हुए क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, अब क्वांटम थ्योरी क्योंकि इस मॉडल की बेस है, तो अब देखते हैं कि क्वांटम का क्या मतलब होता है। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है, वो स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की, that can be emitted as electromagnetic radiations। अब electromagnetic radiations क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि एक रे अगर किसी सोर्स में से, जैसे मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से ये रे गुजर रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। इस रे को हम लोग बोलते हैं लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे बोला जाता है इसको, और इसको आप रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ये रे जो है, ये रे किसकी है, ये लाइट की रे है कि अगर किसी सोर्स में से लाइट निकल रही है तो वो स्ट्रेट पाथ मूव करती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्वांटम मींस फिक्स्ड एनर्जी। इट इज स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। कौन सी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्वांटम की, दैट कैन बी इमिटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज रेडिएशंस। तो ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी है। इसमें हमने बेस के लिए फिक्स्ड एनर्जी हमने बेस ली है कि हर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से मूव कर रहे हैं उनकी जो मूवमेंट की एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी। तो इस बेस को उसने लिया। अब चलते हैं इसके अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल के। बोहर ने अपने मॉडल के अंदर क्या कहा, रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और मूव करते करते वो अपने न्यूक्लियस पे गिर जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली वो एनर्जी को इमिट और रिलीज भी कर रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड का कहना था। लेकिन बोहर ने क्या कहा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर, डज नॉट एब्जॉर्ब, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इमिट का मतलब होता है रिलीज, इमिट का
मतलब भी क्या होगा, रिलीज। ना तो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ना जज्ब करेंगे, ना ही रिमूव करेंगे एनर्जी कॉन्टिन्यूसली मुसलसल, जबकि ये ऑपोजिट था रदरफोर्ड के। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। एक इसका जो था वो वन, जो इसका पर्पस था इस मॉडल को डिस्कस करने का, वो ये था। दूसरा इसने ये कहा द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के सराउंड्स, उनकी एनर्जी क्या होगी, इज क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने भी आपको बताया होता है फिक्स्ड, कि हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करवा रही हूँ तो ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी, वन ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट बनाती हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर सेकंड पे है तो इस 2 है इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, 2 ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और ना ही ये न्यूक्लियस में आके फॉल करेंगे, ये नहीं गिरेंगे, बल्कि ये अपने ही ऑर्बिट्स के सराउंड, न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो मूव करते रहेंगे। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब इस मॉडल की तरफ देखें तो बेटा ये जो आपको दिखा दिए गए हैं, ये 1 2 3, ये आपको मेंशन भी किया गया है, इज इक्वल टू 1, ये एनर्जी लेवल्स इनको बोला जाता है। और इन एनर्जी लेवल्स के सराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे होते हैं। जैसे अगर आपको ये एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो ये इसी में मूव करेगा, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी में मूव करेगा। सही, इनकी एनर्जी फिक्स होगी कैसे, इस वाला जो फर्स्ट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट है जिनको हमने एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया गया है। इनको हम इसी तरह से ये और इसी तरह से ये सारे मिलकर जो है वो क्या कहलाते हैं, इनको ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है और इनको शेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये वो तमाम जो है वो नाम इन्हीं को दे दिए गए हैं जो कि न्यूक्लियस के सराउंड होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और शेल्स के सराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। अब फर्स्ट जो हमारा एनर्जी लेवल है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है और जिसको नाम दे दिया गया है के ऑर्बिट, के एनर्जी लेवल या के शेल। ठीक है, सेकंड हमारा n इज इक्वल टू 2 है और इसको नाम दे दिया गया है l शेल का। थर्ड वन इज m शेल। तो ये हमारे पास जो है वो k l m, और अगर जब एक और ऑर्बिट बनाऊंगी तो उसको नाम दे दिया जाएगा n का। दीज आर ऑल एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स और शेल्स। इनकी एनर्जी भी देखिए फिक्स्ड है, फर्स्ट की 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की जो है वो 3 है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनकी एनर्जी फिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी एनर्जी जब ये मूव कर रहा है तो चेंज होती रहे। अगर इसकी एनर्जी मैंने 2 फिक्स की है तो ये 2 ही रहेगी, ये न्यूक्लियस के सराउंड घूमता रहेगा, इसकी एनर्जी 2 ही रहेगी। चेंज कब आएगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट भी जो है वो हमारा डिस्कस हो गया, एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अब इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, ये पोस्टुलेट्स हैं बोहर्स के, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पोस्टुलेट में से शॉर्ट भी बनेंगे और लॉन्ग भी बनेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट को अगर हम देखें तो पोस्टुलेट बेटा एक्चुअली में क्या होता है, उर्दू में इसको हम बोलते हैं मफरूज़े, मतलब जो साइंटिस्ट चीज़ें देख रहा होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ सजेशंस देता है कि ये काम इस तरह से हो रहा है, उसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। अब हाइड्रोजन एटम क्या है, टाइनी न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और इसका एक ऑर्बिट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो कहते हैं हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, इसका बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। क्यों छोटा सा न्यूक्लियस है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, टाइनी न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, और ये आपको पता है ये सर्कल है तो सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो वो कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस विद रेडियस आर। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकेंड है ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी डेट इज क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, जो कि आपको यहाँ पे भी डायग्राम में दिखा दी गई है। देखो इसका n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ईच ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स हैं 1 2 3, इन सब की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है।
थर्ड पॉइंट देखते हैं, हम कहते हैं एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं जब तक उसको जो है वो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये अपने अपने ही ऑर्बिट में रहेंगे। जैसे देखें यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे तो ये इसी में रहेगा, ये सेकंड में मूव कर रहा है तो इसी में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बना दूँ तो ये इसी में मूव करता रहेगा। अच्छा, कब अब ये इनकी मूवमेंट होगी? इट डज नॉट रेडिएट, रेडिएट का मतलब होता है इमिट, यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और ना ही एब्जॉर्ब। द एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी किस टाइम पर इमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा? ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही इसी ऑर्बिट्स के अंदर ही रहेंगे। अब ये मूव कब करेंगे? जब इनको एनर्जी को इमिट और रिलीज कब करेंगे? जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके, यहाँ से मैं बनाती हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा या इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, तब ये एनर्जी को रिलीज और इमिट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब इनको कोई भी चीज़ एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही तो ये एज इट इज अपने ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूव करते रहेंगे अपने ही ऑर्बिट्स के अंदर, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का अगर मैं शेल बनाती हूँ तो सोडियम इस टाइम तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास क्लोरीन लेकर आऊंगी तो ये रिएक्शन में आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएंगे दोनों के। इस कंडीशन के अंदर जब ये सेपरेट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, कब रेडिएट करेंगे? जब उन्हें कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड पॉइंट दोबारा से देख लें, एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर, एक ऑर्बिट से दूसरे में आएंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि वो एनर्जी को इमिट कब करेंगे और रिलीज कब करेंगे। When an electron jumps from lower orbit to the higher orbit, it absorbs energy. क्या कह रहा है? When an electron jumps from lower orbit to the higher, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लोअर ऑर्बिट है, ये सबसे लोअर है, ये उससे जो है ऊपर वाला, ये उससे ऊपर वाला। तो अब देखो ये लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हायर ऑर्बिट की तरफ, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेम वही एग्जांपल है कि अगर हमें जो है वो कोई चीज़, किसी चीज़ को ऊपर फेंकना है तो हमें फुल फोर्स लगानी पड़ती है अपनी, और हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फुल फोर्स के साथ उस चीज़ को ऊपर फेंकते हैं। तो इसी तरह से जब ये ऊपर को मूव करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब हमें कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकनी होती है तो हमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, हम जस्ट चीज़ को यूँ थ्रो करते हैं और वो नीचे आ जाती है, तो उसमें आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो ये केस होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, हायर से लोअर की तरफ आएगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इसको इस तरह से जो है वो आगे उसने बता दिया गया है। And when it jumps from higher orbit to the lower orbit, it radiates. Energy radiates means emit or release. This change in energy del E is given by the following Planck's equation. यहाँ पे Planck's equation दे दी गई है, del E is equals to E2 minus E1 which is equals to HV. H is a Planck's constant है और V हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी। देखिए अब यहाँ पे वेयर एच इज अ प्लांक्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल्स सेकेंड। ये आपने मार्क कर लेना है यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। एंड वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि वो किस फ्रीक्वेंसी से लाइट जो है वो मूव करेगी। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑन इन ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब ये रिमूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो इनका रिवॉल्व होता है सेंटर से, ये सर्कुलर मोशन जो होता है इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, मूवमेंट को बोलते हैं सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको वैल्यू दे देगी MVR इज इक्वल टू NH/2π, वेयर n इज द क्वांटम नंबर, n जो है वो क्वांटम नंबर होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये एनर्जी लेवल्स के नंबर है, क्वांटम नंबर और ऑर्बिट्स नंबर हैविंग वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे बेटा ये आपको क्वांटम थ्योरी दी गई है, ये आपने पूरी यहाँ तक हाईलाइट कर लेनी है।
क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसको आपने एटॉमिक मॉडल में नहीं लिखना, ये एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन क्वांटम थ्योरी, तो ये आपको यहाँ तक बनता है क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम। नीचे आपको बताया गया 1918 नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक 1858 to 1947 फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी। उसके बाद ये डिफरेंस है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुके हैं और जब आएगा तो आपने सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। अब देखिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या, इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, अभी हमने पढ़ा। और इसके डिफेक्ट्स में आपने रदरफोर्ड के पढ़ा था क्लासिकल थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी। नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस, इसने कोई आइडिया नहीं दिया था। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जी मूव करेंगे और मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जबकि ऑर्बिट्स का आइडिया जो है वो बोहर्स ने दिया। ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम। एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जो उसने डिफेक्ट्स में बताया था। लेकिन बोहर ने क्या कहा, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड कोलैप्स का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो एटम जो है वो डेड हो जाएगा, एटम जो है वो मूड चूर सा जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और एटम शुड एग्जिस्ट, एटम जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। यहाँ तक आपने करना है, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।